नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा के कार्यकर्ताओं को प्रदेश विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही आगामी क्या कार्य करने हैं उस पर भी संगठनात्मक चर्चा होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने काम किया है। सरकार के लाभ जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे हैं, सरकार गति से उनकी डिलीवरी कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व का जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा, देश में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ मोदी जी ने शपथ ली है। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का, मेरे साथ बैठे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मोहनलाल बड़ौली जी, राई से विधायक परवीन अत्रे जी और हमारे सभी पार्टी के और सभी पत्रकार भाइयों और बहनों, जैसा अभी बताया भी है, भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय विस्तारित बैठक जिसका आज शुभारंभ हुआ है और इस बैठक में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का, मेरे साथ बैठे हरियाणा में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीबन 4500 पदाधिकारी की बैठक लेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी। बैठक के लिए कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से शुरू होगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नई दिल्ली पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि वो प्रधानमंत्री के बुलावे पर नई दिल्ली गए थे। इस दौरान हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव परिणामों पर बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा वासियों की कुशलक्षेम पूछी और विधानसभा के विधायी कामकाज के बारे में भी जानकारी दी। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि कांग्रेस कह रही है कि वो राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। इसका मतलब उनके पास सदस्यों की कमी है, जबकि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। हम कई बार कह चुके हैं कि वो राज्यपाल के सामने परेड करवा लें। राज्यपाल हमें आदेश देंगे तो हम विधानसभा का सत्र बुलाकर अपना बहुमत सिद्ध कर लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेजेपी द्वारा कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने की चर्चा पर टिप्पणी करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यह बीजेपी का मामला है, वो जिसे समर्थन देना चाहे दे, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। टाइम था जब लोग डरते थे, लेकिन प्रशासन की बहुत अच्छी तैयारियां हैं। चाहे फ्लड वर्क की बात है, बहुत स्पीड के साथ चल रहा, चाहे नालों की सफाई और दूसरी अन्य काम है तो बहुत स्पीड के साथ चल रहे। और मैं समझता हूं कि मानसून के आने तक हम लगभग उसको कवर कर लेंगे। इसमें सर विपक्ष का आरोप है कि सरकार अलमतल है, इसमें मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो अभी कांग्रेस ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसका क्या वो है? कांग्रेस ये कह रही है कि राज्यसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेगी, तो इससे स्पष्ट है कि हम बहुमत में है, तभी तो कह रही है वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। इसका मतलब उनके पास पूरे सदस्य नहीं है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में आ रहे हैं। उनकी तैयारियों को लेकर भी और एक जो प्रोटोकॉल है
कि जब प्रदेश कार्यकारिणी होती है तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, एक छोटी टोली की एक बैठक होती है। वो बैठक आज शाम को 5 बजे है, जो पंचकमल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होगी, जिसमें माननीय संगठन मंत्री जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव जी उसमें रहने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के ई रिक्शा चालकों ने सवारियों को लेकर ऑटो चालक पर मनमानी करने और लड़ाई झगड़ा करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण रिक्शा चालक सीएम आवास पर पहुंचे। रिक्शा चालकों का कहना है कि ऑटो चालकों के कारण ई रिक्शा चालकों का बिजनेस भी खराब हो रहा है। रिक्शा चालक कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 स्थित सीएम आवास पर पहुंचे। प्रदर्शनकारी ई रिक्शा प्रधान राजेंद्र सिंह सिंगला और रिक्शा चालकों ने कहा कि ब्रह्म सरोवर पर ई रिक्शा चलाने में हमें परेशानी आ रही है। खास करता हूँ भाई, हमारे को मेन गेट से गोरिया मठ तक है, बस हमारा अलग से स्टैंड दवा दिए है। हमारे बच्चे पढ़ दे, हमारे भाइयों के बच्चे पढ़ दे, और हमने कुछ भी नहीं चाहिए, इस सिक्के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी 2,30,000 की गाड़ी, रोज 9,000 रुपये महीना किस्त भरा के अपने बच्चे पढ़ावा। बच्चे भी मना अपने घर स्कूल तक घर बैठा रखे, 10-10 घर बैठा रखे, तो नहीं हमें क्या करूँ। पहले भी आपका समझौता हुआ था इस बात के ऊपर? 17 तारीख 2023 में हमारा समझौता हुआ था, उस पर ही एग्री नहीं ठहरा। सर, हम ब्रह्म सरोवर ई रिक्शा वाले हैं। ब्रह्म सरोवर से हमारा स्टैंड है, ब्रह्म सरोवर पे सर रजिस्टर्ड यूनियन है हमारी। और ब्रह्म सरोवर पे जो ऑटो वाले हैं हमारे को सवारी नहीं उठाने, बिल्कुल भी हमारे को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, सवारी उतार लेते हैं। जबकि 17 जून 2023 को आरटीओ मैडम के साथ सामने हमारा समझौता हुआ था, उसमें भी एग्री नहीं है। जो छोटी गाड़ी है, टेम्पो ट्रेवलर है, उसकी सवारी हमारी है। जैसे कोई ट्रक वगैरह आ गया, उसकी सवारी हमारी है। बस की सवारी ऑटो वालों की थी। आरटीओ मैडम ने बोला कोई बात नहीं, तुम कम हो या ज्यादा है कोई बात नहीं, चलो हम उस पर एग्री हो गए। ई रिक्शा वाले भाई हमारे से मिले हैं, इन्होंने अपनी समस्या बताई है कि जो ब्रह्म सरोवर पे ऑटो यूनियन है उनके साथ इनका कोई सवारियां उठाने को लेकर विवाद है। इसके संबंध में डीएसपी साहब को भी बता दिया गया, और जो भी इनकी समस्या है ऑटो यूनियन के जो मेंबर्स हैं और ई रिक्शा वाले जो मेंबर हैं, इनको बैठा के अच्छे से इनकी प्रत्येक समस्या के बारे में डिस्कस करके उसका समाधान किया जाएगा, ताकि रोजगार भी सभी का चलता रहे और किसी प्रकार की आपस में कोई रंजिश या कोई वैरभाव यूनियन में ना बने। सर, गर्मी काफी है और ये कह रहे हैं यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं। देखिए, ऐसी नौबत नहीं आएगी। नूंह में मानसून की पहली बरसात ने प्रशासन की पोल खोल दी है। यहां पर शहर में जगह जगह जलभराव देखा गया, जिसको लेकर इनेलो नेता हाजी सोहराब खान ने कहा कि विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली बीजेपी नूंह में कोई परिवर्तन नहीं करा पाई है। नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, आप तो मेरे ख्याल में नूंह के सदस्य मानता हूं मैं, तो आपको बेशक अड़ोस पड़ोस के गांव के हैं। आपने देखो, ये समस्या पहले से दिख रही थी। जब पहले कांग्रेस सरकार थी उसको भी पता था, बीजेपी की सरकार पहले से ही पता था। जब भी बारिश होती है तो नूंह में पानी निकासी का कोई वो नहीं है सारे। हालांकि नूंह में जितना पैसा आया है, प्रदेश को नशा मुक्ति प्रदेश बनाने की ओर सरकार और उच्च अधिकारियों के आदेश पर आज पूरे प्रदेश भर में नशे का कारोबार करने वाले लोगों की अवैध प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के इंदिरा कॉलोनी में रहने वाली माया नाम की महिला की भी अवैध प्रॉपर्टी को पुलिस द्वारा ध्वस्त किया गया। वहीं जानकारी देते हुए सेक्टर 7 थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि नशा मुक्त प्रदेश बनाने की मुहिम में सरकार और उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश पर फरीदाबाद में नशे का कारोबार करने वाली माया नाम की महिला की प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने का काम पुलिस द्वारा किया गया है। साथ ही मनोज कुमार ने बताया कि जो भी फरीदाबाद में नशे का कारोबार करेगा उसके खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा सरकार और हमारे अधिकारियों की डायरेक्शन से फरीदाबाद और पूरे हरियाणा को नशा मुक्त करना है। जो भी नशा करेगा और नशा बेचता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो महिला है इसकी पहले शिकायत थी और इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे भी दर्ज है। नशे की शिकायत आती थी, नशा करते हैं। पिट चंडी पीएसकी भी इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उसी के तहत आज इसका मकान ध्वस्त किया गया है। फरीदाबाद में झमाझम बारिश ने जहां एक और लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, तो वहीं किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। किसानों का मानना है कि जो बारिश हुई है उससे बारिश से ज्यादा फसलों के लिए काफी फायदा होगा। ऐसे में किसान बारिश से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस बारिश से लोगों की रोजमर्रा की चीजें और काम पूरी तरीके से खराब कर दिए गए हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जहां लोग एक तरफ उमस भरी गर्मी से परेशान थे, तो वहीं बारिश होने से उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। परंतु ये राहत एक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी भी बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं किसानों का मानना है कि जिस तरीके से अब धान की फसल खेतों में लगती है, तो उसके लिए ये बारिश काफी लाभकारी होगी। इसके साथ साथ ज्वार बाजरा जैसी फसल के लिए भी कहीं ना कहीं ये फसल के लिए जीवन बूटी का काम करेगी। मैं खेती बाड़ी का काम किसान है। हाँ, किसान। जीतराम जी, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बारिश हुई है आज लगातार लगभग 1-1.5 घंटे बारिश हुई है, किस तरीके का किसानों को फायदा है, किस तरीके से आम लोगों को फायदा हुआ है? देखो, बारिश से तो किसानों का फायदा ही है, फसल में भी फायदा होगा। किसान अपने खेतों में काम नहीं कर पाते थे गर्मी की वजह से, अब काम भी करेंगे। इधर धान की रोपाई भी शुरू हो जाएगी। किसान है, ये बारिश हुई है, इस बारिश से कितना फायदा है, कितने लोगों को फायदा मिला आम नागरिक से लेकर के? फायदा तो सभी को मिला है, गर्मी से राहत मिली है। किसानों को खेतीबाड़ी में भी, जो पहले किसान गर्मी के कारण काम नहीं कर पाते थे खेतों में, बहुत ज्यादा धूप के कारण, जिसके पास साधन नहीं है पानी का, उसे तो बहुत ज्यादा फायदा मिला है। कौन कौन सी फसल में फायदा हुआ है? सारी फसल में फायदा है। सारी फसलों में फायदा है। धान में भी फायदा है, ज्वार में फायदा है। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा 2061 सब डिवीजन नारनौत की मीटिंग सब डिवीजन के प्रांगण में हुई, जिसकी अध्यक्षता सब डिवीजन अध्यक्ष भूपेंद्र पूनिया ने की। गेट मीटिंग का मुख्य उद्देश्य संगठन के निर्णय 29 जुलाई के प्रदर्शन को सफल बनाना और सोई मैनेजमेंट को जगाना रहा। संघ की मांग है कि बिना शर्त HKRN कर्मचारियों को पॉलिसी में सरकार शामिल करे और रोजगार की सुरक्षा दे। विकास बेनीवाल, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा, संबंधित भारतीय मजदूर संघ। आज प्रदेश का तमाम अनुबंधित कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि न तो वर्षों से हरियाणा सरकार द्वारा कोई नियमितीकरण की पॉलिसी लागू की जा रही है और न कोई रोजगार की सुरक्षा इन कर्मचारियों की दी जा रही है। इसलिए संगठन ने फैसला लिया है कि अब की बार हम आर पार का आंदोलन करेंगे और इसके तहत हमने रूपरेखा तैयार की है। 4 जुलाई को SC महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। उसके बाद 29 जुलाई को करनाल में विशाल प्रदर्शन होगा। रेवाड़ी के नए पुलिस कप्तान गौरव पुरोहित ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वो रेवाड़ी से दूर रहें या फिर अपराध की दुनिया ही छोड़ दें, ताकि आम जन को किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि जिला पुलिस अब अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आएगी। नए कानूनों का जिक्र करते हुए SP गौरव पुरोहित ने कहा कि नए तीनों कानून अपराधियों के लिए बेहद ही मुश्किल होने वाले हैं। वहीं नए कानूनों से अपराध पर नकेल कसने में पुलिस को मदद भी मिलेगी। इतना ही नहीं, SP गौरव ने रेवाड़ी की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि लोगों को भी अपराधियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डरने से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। और यहाँ रेवाड़ी में अभी मैं आया हूँ और जो हमारे यहाँ GO साहिबान है
उनसे एक प्रारंभिक मीटिंग करी है और यहाँ के बारे में जो जानकारी है वो थोड़ी बहुत जानकारी ली है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि रेवाड़ी में जो है जिस तरीके की पुलिसिंग चलती आ रही है उसी तरीके से उन्हीं प्राथमिकताओं के साथ जो है आगे भी पुलिसिंग की जाएगी और यही प्रयास रहेगा कि जनता को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, जनता को जो है जो पुलिस की सेवाएं हैं उसमें बिल्कुल सुलभ तरीके से उनको मिलती रहे और जो कानून व्यवस्था है वो इसी तरह से बनी रहे, लोगों में भाईचारा भी इसी तरह से बना रहे, सौहार्द भी बना रहे, यही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। फरीदाबाद जिले के खंड तिंगांव में मांझवली मुख्य मार्ग की सड़क बीज ग्राम में पीडब्ल्यूडी विभाग के सड़क निर्माण कार्य के चलते लगभग पिछले 15 से 20 दिनों से विभाग के द्वारा सड़क को तोड़ दी गई, लेकिन इसके बाद मौसम विभाग की लगातार चेतावनी के बाद भी विभाग ने सड़क के कामकाज में किसी भी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिला, जिसके चलते आज मानसून की पहली बरसात से ही पूरा सड़क जलमग्न हो गया और ऐसे में रोड टूटी होने की वजह से राहगीरों को काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंझौली से बल्लभगढ़ जा रहा हूँ। तो ऐसे में जिस रास्ते से आप सफर करते हैं इसको खुदे हुए कितना समय हो गया है? इसको खुदे हुए पिछले साल भर से काम चल रहा है इसका। कौन सी जगह है ये? गाँव लैंडोला है। लैंडोला। तो पिछले साल भर से अब तक क्या प्रशासन ने इस मामले की, इस रोड को लेकर किसी प्रकार की सुध ली है? ये रोड का काम चल रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहा है। अच्छा, तो इसको खुदे हुए कितना समय हो गया है? खुदे हुए अभी इसको भी 1 हफ्ता ज्यादा हो गया यहाँ। मैं यहाँ पे क्लिनिक का काम था डॉक्टर में। अच्छा। और ये पानी भरा हुआ आज फर्स्ट बारिश हुई है। फर्स्ट बारिश की वजह से कई लोग यहाँ गिर चुके हैं। पीडब्ल्यूडी वालों ने खोद दिया बट इसको हटाया नहीं है मरवा, इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, तो इसकी वजह क्या? सबको पता है कि बारिश भाई आने वाली है, मौसम मानसून का आने वाला है। ये इसकी वजह पीडब्ल्यूडी वाले ही हैं। 15 दिन हो गए मेरे ख्याल से खोदे हुए सड़क को और उसके बाद काम बंद कर दिया उन्होंने। अब पहली बारिश हुई है, लोग गिर रहे हैं यहाँ पे बार बार। जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी देखने को मिली थी कि 27 के बाद जो है मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है, तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने कुछ मौका मायना या कोई सुध ली थी? अब नहीं आ रही कोई, ना खोदने के बाद कोई आए ना है। तो इससे पहले कोई एक्सीडेंट वगैरह भी इस पानी में हुए हैं? पानी तो आज मानसून की पहली बारिश से ही भरा हुआ और वैसे गिर जा लोग, अनजान लोग। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में गड्ढे इन दोनों लोगों की जान ले रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के सोहना रोड का है, जहां पर पिछले काफी लंबे समय से सड़क के किनारे एफएमडीए विभाग की तरफ से एक गड्ढा खोदा गया, लेकिन उसे विभाग शायद बंद करना भूल गया, जिसके चलते देर रात तक एक युवक अपने दोस्त से मिलकर वापस अपने घर जा रहा था और अंधेरा होने के चलते गड्ढा दिखाई नहीं दिया और उससे उसकी बाइक गड्ढे में जा गिरी। इस बीच गड्ढे में गिरने से युवक की गर्दन में पाइप लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है, तो वहीं मामले की जांच की जा रही है। मेरा नाम सुशील है, मैं भीमार में जिला अध्यक्ष फरीदाबाद से हूँ। आप इधर देखिए, आप अपने टेलीमाध्यम दिखाइए। यहाँ पर एक भी बैरिकेड नहीं है, ये लगा रखे हैं बोर्ड, रिफ्लेक्टर नहीं है, ऊपर एक भी लाइट नहीं है। करीब 3-4 महीने से गड्ढा खुला हुआ है। कोई व्यक्ति आएगा, अगर उसी के सपने आ रहे हैं, यहाँ पर गड्ढा खुला हुआ है और उसके बाद भी जो सीवर के पाइप है ओपन छोड़ रखे हैं। भोजन बस्ती नगर के लिए पाटू में रहने वाला बिल्ला नाम का व्यक्ति हमारा साथी था, मेरे साथ रहता था। वो नगले के लिए पाटू में, वो यहाँ से रात को अपने दोस्त से मिलकर जा रहा था और डायरेक्ट गड्ढे में गिरा। गड्ढे में गिरने के बाद जो पाइप है उसकी पाइप से गड्ढे में लगे, उसकी एक्सीडेंट मौत हो गई। ऐसे रात एक इंसिडेंट है यहाँ बैरिकेडिंग नहीं है सरपंच जी, आप भी देख पा रहे हैं। इस तरह जिस तरह से निकलने वाला रोड है, जिस तरह से लड़का एक साइड नहीं है लेकिन जिस साइड से वहाँ हाँ, जिस तरह से युवक गिरा है वहाँ बैरिकेडिंग नहीं है। और ये कौन सा विभाग इसमें काम कर रहा है जो इतने महीनों से गड्ढा खड़ा हुआ है? एफएमडीए लिखा हुआ है। तो ये चीज की लापरवाही है एफएमडीए के अधिकारियों, जिसकी अधिकारियों की निगरानी में ये काम हो रहा है, तो कार्रवाई की जाएगी उन पे। जैसे ये उनके हमारे को शिकायत
गौशाला संचालक सुनील निमाना पर पिस्तौल तानने का मामला में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल झज्जर गुरुग्राम मार्ग पर स्थित गोकुल धाम गौशाला के संचालक सुनील निमाना पर पिस्तौल तानने का बड़ा अपडेट सामने आया है। झज्जर गुरुग्राम मार्ग पर स्थित गोकुल धाम गौशाला के संचालक सुनील निमाना पर पिस्तौल तानने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सुनील निमाना पर बीते दिन गांव समसपुर माजरा में उनकी हत्या का प्रयास किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को इसी मामले को लेकर गोकुल धाम गौशाला के प्रांगण में एक पंचायत हुई। इस पंचायत में प्रदेश भर के गौशाला संचालक जुटे। पंचायत की अध्यक्षता आचार्य बलदेव ने की। करीब 1.5 घंटे तक चली इस पंचायत में सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और घटना को लेकर तीखे शब्दों में आक्रोश जताया। पंचायत में एक स्वर में मांग उठी कि घटना के पीड़ित सुनील निमाना को सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाए, संस्था के 2-3 हथियार के लाइसेंस बनाए जाएं और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। करनाल जिले में दौड़ रही स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस तय लिमिट से ज्यादा चल चुकी है। नियमानुसार एम्बुलेंस गाड़ी 5 साल और 3 लाख किलोमीटर तक इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि करनाल जिले में 19 गाड़ियां 5 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और 3 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। बावजूद इसके ये गाड़ियां सड़कों पर दौड़ाई जा रही हैं। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि गाड़ियां ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, जिस वजह से अक्सर खराबी आती है और ब्रेक डाउन होता है। इसके साथ ही स्टाफ की कमी के कारण एम्बुलेंस संचालन में दिक्कत होती है। मेरी तो गाड़ी देखो जी अभी 21 मॉडल है, ठीक है। बाकी जो 18-19 मॉडल हमारी बिल्कुल खत्म हो रही है, गाड़ियाँ चलने लायक नहीं है। तो ये चेंज होनी चाहिए सर। ये नहीं पता क्या दिक्कत आ जाए, पुरानी गाड़ी है ज्यादा, एम्बुलेंस है जी। देखो सर वैसी गाड़ी हो चलो आराम से चल रहे हैं, पर हमें कोई बार ऐसा होता है इमरजेंसी ज्यादा होती है तो उसमें थोड़ा भगानी भी पड़ती है, तो भागती नहीं गाड़ी, फिर दिक्कत महसूस हो रही है, अपनी जान माल पर खतरा हुआ जी। कई गाड़ियों में बम्पर टूटे हुए हैं, बैक लाइट का टूटा हुआ है, सायरन टूटे हुए हैं। वो तो वही रहे जी सब में। वो एजेंसी में थोड़ा सामान की दिक्कत है जी, वो लाते नहीं टाइम से। काम तो हम लिख के दे देते हैं जी, पास भी हो जाता है, कोई करा लो काम, पर वहाँ फिर एजेंसी में जाते हैं जी, सामान नहीं है, आएगा फिर लगाएंगे। तो कई बार ब्रेक डाउन भी होता होगा, पेशेंट है, ब्रेक डाउन भी होती है जी, तो दूसरी गाड़ी बनानी पड़ती है, क्या करें। 32 एम्बुलेंस है पूरे जिला में और हर CHC पे एक दी हुई है हमने और हर 2 PHC को एक गाड़ी कवर करती है। और हमारे कल्पना चावला और जनरल हॉस्पिटल में 4-4 गाड़ियां, तो टोटल 8 गाड़ियां हमारी जिला करनाल के अंदर शहर सिटी के को कवर। ड्राइवर्स हमारे ना 91 ड्राइवर्स सैंक्शन पोस्ट हैं, उसमें से 63 फिल है और 28 ड्राइवरों की शॉर्टेज है हमारे पास। और एक हमारा जो है ना एक EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रहता है गाड़ी में मौजूद, तो उसके भी हमारे 54 सैंक्शन है पोस्ट, उसमें से 37 भरी हुई है, 17 पोस्ट वो भी खाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।